जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हो हम यूपीएससी के ही पीवाईक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स के और स्टेट पीसेस के, जिससे आपकी प्रीलिम्स की तैयारी बहुत मजबूत हो। और इसके अलावा बहुत सारे रेलेवेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को हम डिस्कस करें, जिसमें आज हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप जानते हो पीवाईक्यूज़ कितने रेलेवेंट है। हमने लास्ट 5 सालों की एनालिसिस इस चैनल पर डाली है, और जहाँ पे हमने ये देखा कि ऑलमोस्ट 30 to 40% क्वेश्चन पीवाईक्यूज़ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रेम होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा वेटेज है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी समग्र बैच है, जहाँ पे इंडिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव पीवाईक्यू कोर्स आपको मिलता है, और ये सारी पेपर्स यहाँ पे कवर्ड हैं। इसके अलावा एनसीईआरटीज़ और बाकी चीज़ें भी कवर्ड हैं, और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला स्टूडेंट्स का। इन नंबर से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो इसमें आपसे कह रहे हैं, ये एनडीए का सवाल है, रिसेंटली पूछा गया। इसमें कह रहे हैं ब्रेटन वुड्स सिस्टम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है या उससे एसोसिएटेड नहीं है। पहला कह रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरा कह रहा है इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तीसरा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, चौथा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मॉनेटरी सिस्टम बेस्ड ऑन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अगर आप हमारे समग्र बैच का पार्ट हो तो ऐसे क्वेश्चन आप इजिली आंसर कर सकते हैं। देखिए बात कुछ ऐसी है कि ब्रेटन वुड्स क्या था। जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है ये एक तरह का इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है, जो कि 1944 में क्रिएट होता है। और ये ना ब्रेटन वुड्स नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यूएसए में एक शहर है ब्रेटन वुड्स, वहीं पे ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। और ये वर्ल्ड वॉर टू, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये आता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, देखो ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी हुई थी 1930s में, तो पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो इनस्टेबल हो गई थी, उथल पुथल आ गई थी। उसी चीज़ को रिकवरी करने के लिए, आप जानते हो जब युद्ध होता है, वॉर होते हैं, तो कितने ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं। इसी चीज़ को रिकवर करने के लिए ब्रेटन वुड्स सिस्टम आता है। अब देखिए यहाँ पे खास बात क्या होती है ना, आईएमएफ फॉर्म होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्या करता है, एक्सचेंज मेंटेन करता है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है उन कंट्रीज को जो बीओपी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। इसके अलावा आप देखो तो आईएमएफ के अलावा भी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी है ना, यानी वर्ल्ड बैंक, तो ये भी फॉर्म होता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि जो इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा वॉर में प्रॉब्लम में आ गई है, उनके लिए भी ये काम करता है। इसके अलावा देखो जो ब्रेटन वुड्स के अंदर जो एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म था वो कैसा था, वो देखो इन्होंने क्या कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मॉनेटरी सिस्टम बेस्ड ऑन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। देखो फ्लोटिंग वाली कोई बात नहीं है, फिक्स्ड है। फ्लोटिंग वाली बात गलत है, बहुत ध्यान रखना इसमें। क्यों फिक्स्ड है, क्योंकि ना इन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करा यूएस ने, और क्या सजेस्ट करा, देखो बात कुछ ऐसी है, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, जो मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन होता है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई से डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई पे। बट यहाँ पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या है, गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक एक फिक्स्ड वैल्यू को डिक्लेयर करती है। और वो कैसे मेंटेन होता है, तो बाइंग और सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, है ना, यूज करना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को। तो इस तरह की चीज़ें ब्रेटन वुड्स सिस्टम में थी, तो फिक्स्ड थी, फ्लोटिंग नहीं थी कहीं से भी। तो इस वजह से ये जो है ना वो डी गलत है यहाँ पे। बाकी तीनों सही है। आईएमएफ फॉर्म होता है, इकोनॉमिक रिकवरी के लिए बनाया जाता है, और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो भी फॉर्म होता है ब्रेटन वुड्स के बाद। बट ये फ्लोटिंग वाली बात यहाँ पे गलत है, तो इस वजह से ये डी गलत है हमारा। अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, दैट मीन्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की नीड है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपके गलत नहीं होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो आप, ये सीडीएस में पूछा गया है। एक्सचेंज रेट स्टेट द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट नहीं बताना है। पहला कह रहा है जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो वैसे रेट है जिनमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है बाय बाइंग और सेलिंग देयर करेंसीज। दूसरा कह रहा है जो फिक्स एक्सचेंज रेट है ना, वो ऐसे रेट है जो गवर्नमेंट डिसीजन से सेट होते हैं, और इसे गवर्नमेंट एक्शन के थ्रू मेंटेन किया जाता है। तीसरा ये कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम में जो एक्सचेंज रेट है ये फ्लोटेड था इन टर्म्स ऑफ राइज और फॉल इन प्राइस ऑफ गोल्ड के बेस पे। चौथा, अंडर द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड द एक्सचेंज रेट आर फिक्स्ड इन टर्म ऑफ प्राइस ऑफ डॉलर। तो यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है, और देखो इन्होंने हमसे क्या पूछा है, हमसे इन्होंने पूछा है सही वाला। पहला कह रहा है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वो होते हैं जिनमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है बाय बाइंग और सेलिंग करेंसीज। देखो ये बात असल में गलत है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, समझ गए। तो इस वजह से पहला गलत है।
तभी तो इसे फ्लोटिंग कहते हैं, क्योंकि ये मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये गलत है। दूसरा कह रहा है फिक्स एक्सचेंज रेट वैसे रेट होते हैं जो गवर्नमेंट डिसीजन से सेट होते हैं। ये बात सही है। फिक्स एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक डिक्लेयर करती है फिक्स वैल्यू को, और इसे फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू बाय सेल करके मेंटेन किया जाता है, जो ब्रेटन वुड्स में देखने को मिला। तीसरा कह रहा है ब्रेटन वुड्स में जो एक्सचेंज रेट है ये फ्लोटेड था। तो देखो ये बात गलत है। अभी मैंने आपको बताया कि फिक्स था, तो इस वजह से ये गलत हो जाता है। बेसिकली इन्होंने डिसाइड कर दिया था कि $35 होगा पर आउंस, तो इस वजह से ये हाँ गोल्ड के बेस पे है ना, और इसका फिर वो क्राइसिस भी हो जाता है क्योंकि गोल्ड तो लिमिटेड है, राइट। तो इस वजह से सी गलत है। चौथा कह रहा है क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड में एक्सचेंज रेट फिक्स था इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ डॉलर। देखो ये गलत है। क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड में करेंसीज फिक्स थी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, है ना। डॉलर कोई एंकर करेंसी नहीं थी। एक्सचेंज रेट गोल्ड कंटेंट से डिटरमाइन हो रहे थे, ना कि डॉलर से डिटरमाइन हो रहे थे। तो सही आंसर क्या है? बी। ये क्वेश्चन देखो, सिविल सर्विसेज 2025 में पूछा गया है। इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। पहला कह रहे हैं बॉन्ड, हेज फंड, स्टॉक और वेंचर कैपिटल ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में किन्हें ट्रीट किया जाता है। देखो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं? आप जानते हो पैसे इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ये ना प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, एक तरह का व्हीकल आप कह सकते हो जो आपके पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, बट ये थोड़ा नॉन ट्रेडिशनल सोर्स है। जिनके बहुत पैसे होते हैं, बड़े बिजनेसमैन वगैरह, वो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का यूज़ करते हैं। अब ये पैसे कहाँ लगाता है समझना। ये जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है ना, ये उन जगहों पे पैसे लगाते हैं जो थोड़े नॉन ट्रेडिशनल है। जैसे मान लो जो स्टॉक है या जो बॉन्ड है, ये ट्रेडिशनल मेथड है ना। बॉन्ड गवर्नमेंट हो सकता है, कॉर्पोरेट डेट के हो सकते हैं, और स्टॉक मतलब इक्विटी शेयर वगैरह, तो ये पब्लिकली ट्रेडेड होते हैं। ये स्टैंडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ना। तो ये AIF नहीं है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड प्राइवेटली पूल्ड होता है। हालांकि ये भी सेबी रेगुलेट कर रही है, बट ये उन एसेट में इन्वेस्ट करता है जो ट्रेडिशनल नहीं है, ठीक है। जैसे हेज फंड हो गए, वेंचर कैपिटल हो गया। अब कोई कंपनी है ना वेंचर कैपिटल, तो वहाँ पे जब पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं तो AIF के अंदर आएंगे। बाकी सेबी ने क्लासीफाई भी कर दिया है इस चीज़ को 3 कैटेगरी में, कैटेगरी 1, 2, 3 ऐसे करके, कि ऑल्टरनेटिव फंड के भी कैटेगरीज हैं। तो मैं ब्रीफली बता रहा हूँ। तो जैसे वेंचर कैपिटल फंड हो गए, एंजल फंड हो गए, है ना, SME फंड होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे आपके लगाए जा रहे हैं, है ना, और वो भी बहुत लार्ज अमाउंट में यहाँ पे पैसे लगते हैं, ठीक है। तो सोशल वेंचर फंड हो गए। तो इन सब चीज़ों में ये ऑल्टरनेटिव फंड का पार्ट होंगे। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जनरली जाते हैं। जैसे कोई स्टार्टअप है, अब स्टार्टअप को सपोर्ट करना है तो वहाँ पर ये पैसे लगाएंगे, है ना, क्योंकि स्टार्टअप को जल्दी ग्रो करना है और बिजनेसमैन को भी अपने पैसे बढ़ाने हैं। तो ये बिल्कुल बेस्ट फिट बैठता है। अब प्राइवेट इक्विटी फंड हो गए या डेट फंड वगैरह, तो इन सब में ये ऑल्टरनेटिव फंड का एग्जाम्पल होता है। अब देखो जैसे जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है ना, उसकी जो कैटेगरी 3 है, इसमें हेज फंड आ गया। अब ये जो हेज फंड है, ये क्या है? ये एक तरह का हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली बात है ना। रिस्क ज़्यादा होता है इनमें, और ये कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं, और लिवरेज वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो इन्हें मतलब परमिशन होती है, एब्सोल्यूट रिटर्न का दावा करते हैं ना, इसलिए। आई होप आपको समझ आया हो। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ओनली 2 यहाँ पे सही है। बाकी इस पे बहुत चर्चाएं होती हैं, क्योंकि सेबी ने रेगुलेट करा, और फिर हाई नेटवर्थ वाले जो पर्सन है, इन्वेस्टर हैं, उनको लेकर भी बहुत बार चर्चाएं होती है कि क्या सही है क्या गलत है, इसमें रिस्क कितना है, तो इन सब चीज़ों को लेकर। अब ये जो क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज 2022 में पूछा गया, विद रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो सही वाला आपको बताना है किसी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के खर्चों को लेकर। पहला कह रहे हैं कि जो न्यू टेक्नोलॉजी में एक्वायर करता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। दूसरा डेट फाइनेंसिंग है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, जबकि जो इक्विटी फाइनेंसिंग है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। अब देखिए बात कुछ ऐसी है ना कि ये क्वेश्चन मतलब ये जो टाइप है हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है समग्र बैच के अंदर। मैंने बहुत एग्जांपल देके आपको समझाया था कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लॉन्ग टर्म एसेट होता है ना, लॉन्ग टर्म एसेट होता है जो लंबे समय तक हम यूज़ कर पाते हैं। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो ये फिजिकल एसेट के लिए मोस्टली हम देखते हैं। तो पहला सही है, बहुत इजी स्टेटमेंट है, पहला सही है। दूसरा देखो जो ये जो फाइनेंसिंग वर्ड कह रहे हैं, असल में बात कुछ ऐसी है कि अगर कोई कंपनी मनी बोरो करती है जिसमें वो फ्यूचर डेट में पे करेंगे विद इंटरेस्ट, तो उसे हम डेट फाइनेंसिंग कहते हैं। समझ गए ना मेरी बात? डेट फाइनेंसिंग क्या है? किसी कंपनी ने उधारी ली है ना, बोरो करा मनी को, क्यों किसी फ्यूचर डेट में पे करेंगे, तो उसे हम डेट फाइनेंसिंग कहते हैं विद इंटरेस्ट ऑब्वियसली। तो अगर रीपेमेंट किया जा रहा है लोन का तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इक्विटी फाइनेंसिंग क्या है? जब कैपिटल को रेज किया जाता है शेयर्स बेच के। इक्विटी फाइनेंसिंग क्या है? जब कैपिटल को रेज किया जाता है शेयर्स बेच के,
तो वो होता है नॉन डेट कैपिटल रिसीट। नॉन डेट मतलब देखो नाम से आप समझोगे सब कुछ समझ आ जाएगा। नॉन डेट कैपिटल रिसीट, बिना डेट वाले कैपिटल रिसीट है ये। और ये इक्विटी फाइनेंसिंग जो है वो कैपिटल को जब हम रेज करते हैं शेयर्स बेच के, तो इक्विटी फाइनेंसिंग का पार्ट है। और कैपिटल रिसीट क्या है? वो रिसीट है जो लाइबिलिटीज क्रिएट करते हैं या फाइनेंशियल एसेट को कम करते हैं। और एग्जाम्पल क्या है नॉन डेट कैपिटल रिसीट के? ऐसे लोन की रिकवरी हो गई, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, ये सब चीज़ें। तो इस वजह से सेकंड गलत है, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, जबकि ऐसा है ही नहीं। बात कुछ ऐसी है कि जो नॉन डेट कैपिटल रिसीट है, जब कोई कंपनी बोरो करती है, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो डेट फाइनेंसिंग होता है। और इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है? कैपिटल को रेज करना, है ना। तो ये कैपिटल रिसीट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ से? इसमें पैसे आ रहे हैं, ये रिसीट है, खर्चा नहीं है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो ये वीडियो शायद हमने यूट्यूब पे भी डाली, आप एक बार देख लेना। आंसर इसका ए है, 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिविल सर्विसेज 2022 का है। इसमें 3 स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। पहला कह रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो आरबीआई क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय कर सकते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि अगर रूपी रैपिडली डेप्रिसिएट कर रहा है तो आरबीआई डॉलर्स को सेल कर सकते हैं। तीसरा, अगर इंटरेस्ट रेट यूएस या यूरोपियन यूनियन में गिरने वाले हैं तो ये आरबीआई को डॉलर खरीदने के लिए इंड्यूस कर सकता है। देखो पहली चीज़ ये कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय किया जा रहा है, दैट मीन्स मार्केट में पैसे इंजेक्ट किए जा रहे हैं, लिक्विडिटी इंजेक्ट की जा रही है। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमी का, सभी पढ़ते हैं, हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया है इसे, बहुत एग्जाम्पल के साथ। तो ये तो गलत है, जैसे आप 1 हटाते हो तो आंसर आ जाता है। तो ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की कैटेगरी इजी है। ये क्वेश्चन अगर आपके ठीक नहीं हो रहे हैं तो आपको कोर कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर करने होंगे। आप हमारी समग्र बैच की इकोनॉमी वाली कोर्स भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अलग से भी, है ना। उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट्स ये क्लियरली समझ आ जाएंगे। बाकी देखो आसान है चीज़ें। दूसरा कह रहे हैं रूपी डेप्रिसिएट करता है, मतलब एक्सेस डिमांड है डॉलर की, तो आरबीआई सेल करेगा डॉलर को फॉरेक्स रिजर्व में। तीसरा कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट यूएस या यूरोपियन यूनियन में गिरता है तो आरबीआई को ये डॉलर खरीदने के लिए इंड्यूस कर सकते हैं। ये बात भी सही है, क्योंकि यूएस या यूरोपियन यूनियन की इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो कैपिटल फ्लो करेगा हाई यील्डिंग मार्केट में, जैसे इंडिया में। तो इससे क्या होगा? एक्सेस डॉलर आएंगे हमारे देश में, है ना। तो रूपी को ओवर एप्रिसिएट करने से बचाने के लिए आरबीआई डॉलर्स को बाय कर सकता है। 2016 का ये क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट हैं। और आपको पहला ये कहा गया है कि जो एक्सपेंडिचर है ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह। दूसरा कह रहा है लोन रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। तीसरा, लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि कौन कौन से कैपिटल बजट में आते हैं। ठीक है, कैपिटल बजट में कौन कौन से आते हैं? देखो फिजिकल एसेट जब भी क्रिएट होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। अभी मैंने आपको समझाया था लास्ट क्वेश्चन में, रोड वगैरह बनाए जाते हैं, ब्रिज, बिल्डिंग वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये कैपेसिटी ये ऐड करते हैं प्रोडक्टिव कैपेसिटी में। तो ये क्या है? फिजिकल एसेट का क्रिएशन है। ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इसमें क्या होगा? बी हट गया। दूसरा कह रहा है लोन रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। देखो ये ना कैपिटल बजट के अंदर कैपिटल रिसीट में आएगा, हमसे बस पूछा गया कैपिटल वाले पार्ट में, तो ये भी है, ये कैपिटल रिसीट है, क्योंकि ये फ्यूचर रीपेमेंट लायबिलिटी को क्रिएट करते हैं, है ना। सोर्स से मतलब नहीं, यहाँ पे कैपिटल रिसीट का पार्ट है। तीसरा कह रहे हैं कि लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल एसेट को क्रिएट कर रही है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो आंसर क्या होगा? डी 1, 2 एंड 3। इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, ये सिविल सर्विसेज 2021 का है। इसमें कह रहा था इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज दैट इट नेसेसरली। दूसरा, इंप्रूव द कंपिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट। तीसरा, इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। चौथा, इंप्रूव करता है ट्रेड बैलेंस को। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। देखो डीवैल्यूएशन से क्या होता है? जो कंपिटिटिवनेस है डोमेस्टिक एक्सपोर्ट की वो इम्प्रूव होती है। तो डीवैल्यूएशन को अगर मैं आसान भाषा में समझाऊँ तो ये डोमेस्टिक करेंसी को सस्ता कर देता है। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या है? डोमेस्टिक करेंसी गेट्स चीपर, सस्ती हो रही है। तो अगर डोमेस्टिक करेंसी सस्ती हो रही है दैट मीन्स जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो रहा है? सस्ता हो रहा है ना। तो इससे प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। तो इसका मतलब ये पहला सही है। दूसरा कह रहा है इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। देखो डीवैल्यूएशन का मतलब है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, डिवेल्युएट हो रही है। तो जो 1 यूनिट है डोमेस्टिक करेंसी की वो कम फॉरेन करेंसी को खरीद पाएगा। तो इसकी क्या हुई? ये डिक्रीज हुई ना फॉरेन वैल्यू, इंक्रीज कैसे हुई? तो 2 को आप हटा दो।
अब इसके बाद हमारे पास 1 थे तो 1 तो सही था, तो आंसर आ गया 1 ओनली। तीसरा भी गलत है। ट्रेड बैलेंस को इम्प्रूव कैसे करेगा? देखो क्या बात है ना कि ये उल्टा ट्रेड बैलेंस को इम्प्रूव करे या ना करे इस बात पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जो भी प्राइस की इलास्टिसिटी है, मैंने आपको समझाया है इलास्टिसिटी के बारे में बहुत डिटेल में, वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ट्रेड बैलेंस को ये इम्प्रूव नहीं करेगा, तो इस हिसाब से ये भी गलत हो जाता है। बाकी एलिमिनेशन से भी आंसर आ जा रहा है। ये क्वेश्चन देखो, डिवेल्युएशन से क्या क्या इफेक्ट निकल के आते हैं, है ना। पहला कह रहे हैं इट लीड्स टू इंक्रीज इन इंपोर्ट एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। दूसरा कह रहे हैं इट लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड डिक्रीज इन इंपोर्ट। तीसरा इट लीड्स टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। चौथा इट लीड्स टू डिक्रीज इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। ये तो आप समझ गए होंगे, इसमें 2 ही सही है, क्योंकि जो तीसरा चौथा ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, और ये जो पहला दूसरा है ये भी अगर आप देखो तो अपोजिट है, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं इंक्रीज हो रहा है एक्सपोर्ट में, यहाँ कह रहे हैं डिक्रीज हो रहा है एक्सपोर्ट में। पहले एक बात समझो, डिवेल्युएशन का मतलब क्या है? डोमेस्टिक करेंसी चीपर हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो इम्पोर्ट है ये कॉस्टलियर हो रहा है, तो इम्पोर्ट गिर जाएगा, क्योंकि अगर हम दूसरे देशों से कुछ मंगा रहे हैं तो महंगा हो रहा है, तो हम इम्पोर्ट क्या करेंगे? कम करेंगे। तो इसमें कह रहे हैं इम्पोर्ट इंक्रीज होगा, गलत। इम्पोर्ट क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब इम्पोर्ट डिक्रीज होगा दैट मीन्स एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, तो पहला गलत है, आप हटा दो, और दूसरा सही है, तो आंसर आ गया C2 एंड 3। तो 2 स्टेटमेंट से आंसर निकल के आ जा रहा है। अब इसके बाद तीसरा भी देख लो, इट लीड्स टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। देखो इम्पोर्ट एक्सपेंसिव हो गया, हम जो चीज़ें मंगा रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो महंगा हो गया, तो हायर इम्पोर्ट से क्या होगा? हायर इम्पोर्ट से जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगा, है ना, महंगाई बढ़ जाएगी, तो इसलिए सही है। बाकी कह रहे डोमेस्टिक इन्फ्लेशन कम होगा, नहीं ऐसा कैसे होगा, इसका उल्टा होगा ना। तो CDS में भी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद ये सवाल आप देखो, FDI में क्या क्या इंक्लूडेड है। पहला कह रहे हैं सब्सिडीज ऑफ कंपनीज इन इंडियन फॉरेन। दूसरा मेजोरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनीज। तीसरा कंपनीज एक्सक्लूसिवली फाइनेंस बाय फॉरेन कंपनीज। चौथा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो आपको बताना करेक्ट क्या है। देखो FDI के अंदर जो पहला कह रहा है सब्सिडीज ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, ये तो इंक्लूडेड है, सब्सिडी इंक्लूडेड ही होती है। दूसरा कह रहा है मेजोरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनीज, ये भी FDI में इंक्लूडेड है। तीसरा कह रहा है कंपनीज एक्सक्लूसिवली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन कंपनी, ये भी हो सकता है बिल्कुल, है ना, ये भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। बट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये बाइंग और सेलिंग बॉन्ड विदाउट कंट्रोल, बॉन्ड को जो हम खरीदते हैं बिना किसी कंट्रोल के, तो पोर्टफोलियो का पार्ट माना जाता है, ये शॉर्ट टर्म होता है ना। तो ये FPI का पार्ट है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का। 4 नहीं होगा हमारा आंसर है, बाकी 3 होंगे, तो आंसर होगा D 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, सिविल सर्विसेज 2010 में पूछा गया है NBFC के बारे में। कुछ स्टेटमेंट है। पहला कह रहे हैं कि ये इंगेज नहीं हो सकते जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है उनके एक्विजिशन में। दूसरा ये कि डिमांड डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकते सेविंग अकाउंट की तरह। ये एक आसान क्वेश्चन है। देखो बैंक और NBFC में क्या डिफरेंस है। आप जानते हैं NBFC एक तरह कंपनी है जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है बिना बैंक लाइसेंस के, बट बैंक को ऑब्वियसली बैंक लाइसेंस चाहिए, है ना, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से चलती हैं, जबकि ये कंपनीज एक्ट से मेजरली चलती हैं। अब यहाँ पे मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है। देखो मेजर डिफरेंस ये है कि जो कमर्शियल बैंक हैं उनका कुछ एंट्री कैपिटल होता है, वो फिक्स होता है 500 करोड़, है ना अभी प्रेजेंटली, बट NBFC का डिफरेंट नॉर्म्स होता है। इसके अलावा आप ये समझो कि जो NBFCs है ना वो बहुत ज़्यादा है नंबर में, क्योंकि इनको लाइसेंस नहीं लगता। बट कमर्शियल बैंक आप देखो तो 13 पब्लिक सेक्टर है, 56 RRBs हैं, तो इस तरह से ये नंबर। बट NBFC 10,000 से भी ज़्यादा है, ठीक है। अब सवाल है डिपॉजिट की, तो क्या डिपॉजिट कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करेंगे? ऑब्वियसली हाँ एक्सेप्ट करेंगे, बट सवाल ये है कि NBFCs क्या डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। ओनली NBFC डिपॉजिट टेकिंग, NBFCD अलग से वो NBFC कैटेगरी है, वो ही केवल एक्सेप्ट करती है। जनरल सेंस में हम कहते हैं कि डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करती NBFC, है ना। तो यहाँ पे क्या समझना कि बैंक डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, बट ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते NBFCs। इसके अलावा सवाल ये है कि क्या CRR SLR वगैरह एप्लीकेबल होते हैं? तो कमर्शियल बैंक में होती है, और NBFCs में जो CRR है वो एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। इसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट 74% तक, और यहाँ पे 100% तक NBFCs में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो अप्लाई हो सकता है। अब देखो ये जो सवाल है ना, इसमें जो पहला कह रहे हैं कि सिक्योरिटीज़ में इंगेज नहीं हो सकते, ऑब्वियसली हो सकते हैं। NBFC हो
वो क्यों नहीं सिक्योरिटीज़ वगैरह परचेज कर सकते हैं? ये परचेज करते ही हैं। इनफैक्ट बहुत सारे एनबीएफसीज ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज कर रखी है, तो पहला सही है। बट वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो सेकेंड यहाँ पे सही है, बट जो पहला है वो गलत है, क्योंकि इंगेज हो सकते हैं एक्विजिशन में, जीसैक वगैरह में। तो इस वजह से पहला गलत, दूसरा सी, आंसर बी। अब देखो ये सवाल सीडीएस में पूछा गया था, नॉट करेक्ट आपको बताना था एनबीएफसी के बारे में। पहला कह रहे हैं डिमांड डिपॉजिट ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखो एनबीएफसी जो है वो डिमांड डिपॉजिट क्या एक्सेप्ट करते हैं, तो इसका जवाब है नहीं, ये नहीं करते, तो पहला सही है। दूसरा कह रहे हैं एनबीएफसी कैन नॉट गिव लोन, ये लोन नहीं दे सकते। देखो ये लोन बिल्कुल दे सकते हैं, तो सेकंड गलत है। तीसरा कह रहे हैं एनबीएफसी कैन नॉट इशू चेक, हाँ ये चेक वगैरह इशू नहीं कर सकते हैं एनबीएफसी, और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह ये इशू नहीं करते हैं, ठीक है, चेकबुक भी इशू नहीं करते हैं, तो इस वजह से तीसरा सही है। चौथा कह रहे हैं एनबीएफसी कैन नॉट ऑफर डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये बात भी सही है, ये डिपॉजिट इंश्योरेंस वगैरह नहीं इशू कर सकते हैं। तो सेकंड यहाँ पे गलत है, हमसे गलत ही बताना था। तो कह रहे हैं एनबीएफसी कैन नॉट गिव लोन, ये बात गलत है, ये लोन दे सकते हैं। तो आई होप आपको इस टॉपिक में क्लैरिटी मिली होगी, और अगर आप हमारे समग्र बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ये डिटेल्स हैं, यहाँ से आप ज़्यादा जानकारी लेके जुड़ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।